नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये बताएं कि बीए में जब हम इतिहास लेते हैं तो उसमें हमको क्या पढ़ना होता है। तो इसका सिलेबस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मध्यकालीन इतिहास का, प्राचीन इतिहास का भी सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया है। देखें, जब आप 12th पास करके बीए में एडमिशन लेते हैं तो बीए का एक प्रकार से जो चाहे परीक्षा पैटर्न की बात करी जाए, चाहे एक प्रकार से उसके सिलेबस की बात करी जाए, या एक प्रकार से तमाम प्रकार की और ऐसी मूलभूत चीज़ें होती हैं जो आप इंटर तक होते हैं तो अलग तरीके से आपको जाननी पड़ती है। लेकिन जब आप बीए करने लगते हैं, ग्रेजुएशन में आते हैं, तो वही चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं, यानी कि बीए में एडमिशन अभी लिए हैं, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देंगे। नवंबर दिसंबर में आपकी परीक्षाएं संपन्न होंगी, ठीक है। तो उसमें एक प्रकार से कैसे प्रश्न आएंगे ये इसको लेकर के मैं मॉडल पेपर तो बनाऊंगा ही। इसके अलावा महासंग्राम वीडियो आएगी, आपकी मैराथन क्लास आएगी, ऐसे ही और तमाम प्रकार की क्लासेस के माध्यम से, चैप्टर वाइज वीडियोस के माध्यम से मैं एक प्रकार से संपूर्ण सिलेबस को समझूंगा। इससे पहले चीज़ों को थोड़ा सा जान लें। देखिए, इतिहास में दो इतिहास आपको पढ़ने पड़ते हैं। एक होता है प्राचीन इतिहास और एक होता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास को ही इतिहास कहते हैं या केवल हिस्ट्री कहते हैं। तो जब आपका एडमिट कार्ड निकलेगा या आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप भरेंगे या भर रहे होंगे या भर दिया होगा, एडमिशन के दौरान ही भर देते हैं, तो उसमें एक प्रकार से अगर आपका एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड आर्कियोलॉजी है तो एक प्रकार से वो आपका प्राचीन इतिहास है, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री है, वो अलग सब्जेक्ट आपका है। और जो ये सब्जेक्ट है ये है मध्यकालीन इतिहास या केवल इतिहास जिसको आप कहते हैं। तो ये इतिहास है आपका केवल इतिहास। इसमें भी एक प्रकार से प्राचीन, मतलब इसमें राजनीतिक पहलुओं पर ज़्यादा चर्चा करनी होती है। और जो आपका प्राचीन इतिहास होता है उसमें आपको जो तमाम प्रकार के कला होती हैं, कलाकृतियाँ होती हैं, जो एक प्रकार से बहुत सारे जो एक प्रकार से साक्ष्य होते हैं, पुरातात्विक चीज़ें होती हैं, मंदिर कैसे बनते हैं, मंदिर कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पाए जाते हैं, उनकी क्या शैलियाँ हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनकी क्या खूबियाँ हैं, स्तंभ तमाम प्रकार के मिले। मतलब प्राचीन इतिहास में आप कला, वास्तुकला, संस्कृति, कल्चर, इन सभी के बारे में, समाज वहाँ का कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये सब जानते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम हिस्ट्री की तो इसमें आप पॉलिटिकल हिस्ट्री आप ज़्यादा पढ़ते हैं। तो आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि हिस्ट्री का यानी मध्यकालीन इतिहास में जो नवीनतम एक प्रकार से सिलेबस है उसका सिलेबस डिस्कशन मैं कर चुका हूँ। आज के वीडियो के माध्यम से हम अध्याय संख्या 1 यानी चैप्टर नंबर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि ये अध्याय 1, 2, 3 अध्याय को एक प्रकार से आज की वीडियो के माध्यम से मैं संपन्न कर दूंगा, यानी यूनिट नंबर 1 आज की वीडियो में आपका खलास होने वाला है। इसके बाद में एक प्रकार से यूनिट नंबर 2 भी एक प्रकार से मैं बहुत ही जल्द समाप्त कर दूंगा। तो परेशान होने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात आपको क्या समझनी भाई, देखिए आज की वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जैसे प्राचीन इतिहास जो है उसकी संस्कृति क्या है, प्राचीन भारतीय परंपरा कैसी रही है, प्राचीन भारतीय ज्ञान पद्धति के बारे में जानेंगे। और इसके अलावा प्राचीन भारत में एक प्रकार से किस तरीके की एक प्रकार से जो विद्वान रहे जिन्होंने प्राचीन भारत में ज़्यादा योगदान दिया उनके बारे में भी जानने का हम प्रयास करेंगे। ओवरऑल अगर देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कुल मिलाकर के चैप्टर नंबर 1 में आपको क्या पढ़ना है, मैंने जब सिलेबस डिस्कशन किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर, वैसे तो आपको पढ़ना है प्राचीन और आरंभिक मध्यकालीन भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक आपको इतिहास पढ़ना है। इसमें सिलेबस डिस्कशन मैं कर चुका हूँ। चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ना था क्या भाई, चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों को पढ़ना था, मैं समझा रहा हूँ आपको, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति, परंपरा का परिचय पढ़ना था चैप्टर नंबर 1 में। तो आज इसको मैं समाप्त करूँगा। भारत के प्रमुख इतिहासकार के बारे में पढ़ना था तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और भारतीय ज्ञान पद्धति के बारे में यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में, यानी 3 चैप्टर आज की वीडियो के माध्यम से मैं कवर करवाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। बाकी आपका जो अगला वीडियो होगा प्रागैतिहासिक काल का संक्षिप्त जो इतिहास है, पूरा पाषाण काल संस्कृति और मध्य पाषाण और नवपाषाण काल संस्कृति, ये हम लोग एक वीडियो में समझ लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये आपका लगभग एक प्रकार से एक यूनिट समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद में हम 5वें चैप्टर में आएंगे, मतलब 6ठे चैप्टर में सिंधु घाटी सभ्यता का उदय, विस्तार और पतन कैसे हुआ इसके बारे में। फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का समाज और संस्कृति कैसे रही, ये सब हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात ये कि समझें इसको, बहुत ही बारीकी के साथ आपको बताने का प्रयास कीजिएगा। प्राचीन इतिहास की संस्कृति यानी कल्चर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। भारतीय संस्कृति व सभ्यता विश्व की सर्वाधिक प्राचीन और समृद्ध संस्कृति और सभ्यता
के रूप में जानी जाती है। मतलब भारतीय संस्कृति या भारतीय सभ्यता यानी इंडियन कल्चर की बात करें या इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें, दोनों एक प्रकार से बहुत पुराने हैं, समृद्ध हैं, अपने आप में व्यापक हैं, पूर्ण हैं, कहीं से कुछ लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, प्राचीन है और समृद्ध संस्कृति और सभ्यता भारत की रही पहले से ही। इसे विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी भी माना जाता है। भारतीय संस्कृति, चूँकि आप देखते वेद जो है दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं, और जब वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं और वेदों में ही एक प्रकार से वैदिक संस्कृति के बारे में हमको जानकारी मिलती है, तो वैदिक संस्कृति जो है वही सूत्रपात करती है अन्य संस्कृतियों के उद्भव में। यानी अन्य संस्कृतियाँ कहीं ना कहीं पे जो है इन्हीं की बेटियाँ हैं, मतलब भारतीय संस्कृति की बेटियाँ हैं। ऐसा बोलें कि भारतीय संस्कृति जननी है, यानी कि जननी मतलब क्या होता है, जन्म देने वाली। तो इसी संस्कृति से नाना प्रकार की या कई प्रकार की जो संस्कृतियाँ हैं उनका उदय होता है। क्लियर। जीन मतलब चीन की कला हो, मतलब चीन की कला हो या विज्ञान हो, राजनीति का क्षेत्र भारतीय संस्कृति का सदैव विशेष स्थान रहा है। ठीक है, सॉरी, जीने की कला की बात हो, यानी जीने की कला की बात हो, या विज्ञान की बात हो, या राजनीति का क्षेत्र की बात हो, भारतीय संस्कृति हमेशा से इन सभी चीज़ों में अग्रणी रही है। अन्य देशों की संस्कृतियाँ तो समाज की धारा के साथ साथ नष्ट हो जाती हैं। जैसे समय या समाज बढ़ता है, समाज हावी हो जाता है, वो संस्कृतियाँ उन पर एक प्रकार से वो संस्कृति नष्ट हो जाती है। जो समाज हावी होता है उनकी संस्कृतियाँ आगे बढ़ती हैं। मतलब समय के साथ साथ संस्कृतियाँ खत्म हो गई बहुत सारी, किंतु भारत की संस्कृति और सभ्यता आदिकाल से शुरू हुई है और अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। मतलब कि अभी तक आप भारतीय संस्कृति में जो वैदिक युग में चीज़ें, यज्ञ हवन, एक प्रकार से ब्राह्मण वस्य मुखामासीद बाहुरा जन्यकर्ता उरुतदस्त वैश्या पादाभ्याम शूद्र जाता, वर्ण व्यवस्था वगैरह, आश्रम व्यवस्था वगैरह आज भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलती है। वर्ण व्यवस्था आज भी आपको देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं पे आप ये देखें कि जो भारतीय संस्कृति है या जो भारतीय परंपरा रही है वो प्राचीन काल में जो थी वो आज भी देखने को मिलती है। मतलब अन्य संस्कृतियाँ तो नष्ट हो जाती समय के अकॉर्डिंग, समय के धारा के साथ साथ, लेकिन अपनी संस्कृति जो है ये एक प्रकार से अपने आप में अजर अमर और अविनाशी है। ठीक है। अब दूसरी बात, संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति का अर्थ हम समझ लेते हैं। संस्कृति क्या अर्थ है। कल्चर किसे कहते हैं। कल्चर जो होती है, भौतिक संस्कृति एक होती है, एक अभौतिक। भौतिक संस्कृति मतलब जैसे वस्तुएं हो गई तमाम प्रकार, जैसे ये बोतल है तो बोतल एक भौतिक संस्कृति है, ये रिमोट है एक भौतिक संस्कृति है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन है, कैमरा है, डिजिटल बोर्ड है, वस्त्र हैं, ये सब भौतिक संस्कृति हैं। यानी जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, वो भौतिक संस्कृति होती हैं। यानी जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक संस्कृतियों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक तरफ अभौतिक संस्कृति होती है। तो अभौतिक संस्कृति की अगर हम बात करें, अभौतिक संस्कृति वह संस्कृति होती है महोदय जिसमें एक प्रकार से क्या होता है, जिसको आप ना तो देख सकते हो ना छू सकते हो, केवल महसूस कर सकते हैं। अभौतिक संस्कृति में विचार वगैरह आते हैं कि भाई उस समय के विचार क्या थे, ज्ञान क्या था, दर्शन क्या था, शिक्षा क्या थी, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये होती हैं अभौतिक संस्कृति। तो दो संस्कृतियां बेसिकली होती हैं। संस्कृति मतलब कल्चर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृतियां क्या होती है, हस्तांतरित होती। किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। आपके पिताजी जो कर रहे थे वो एक प्रकार से आपको बताएंगे बेटा ऐसे ऐसे इस सिचुएशन में ऐसे करना है, तो आप भी उस अपने बच्चे को बताओगे। यानी संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, हस्तांतरित होती है। ठीक है, संस्कृति किसी भी देश, जाति और समुदाय की आत्मा होती है। संस्कृति से ही देश, जाति और समुदाय के उन समस्त संस्कारों का बोध होता है जिनके सहारे वह अपने आदर्शों, जीवन मूल्यों आदि का निर्धारण करता है। अतः संस्कृति का साधारण अर्थ होता है संस्कार से, सुधार से, परिष्कार से, शुद्धि से, सजावट से। संस्कारों की बात भारतीय संस्कृति में 16 प्रकार के संस्कार, किसी गुणसूत्र मतलब गृह सूत्र में 40 प्रकार के संस्कारों की भी बात करी गई है। लेकिन भारतीय मतानुयायियों की अगर बात करें या भारतीय विद्वानों की बात करें, सभी लोगों की सर्वसम्मति 16 संस्कारों तक ही सीमित है। यानी 16 संस्कार बेसिकली भारतीय संस्कार हैं जो संस्कृति के एक अंग के रूप में आते हैं। कोई सुधार हो रहा है, कोई परिष्कार हो रहा है, शुद्धि, सजावट, ये सब संस्कृति के अंग माने जा सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, मैं बताया कि पहले बेना से आप हाँकते थे, बेना के बाद में क्या हुआ, जो है पंखे का विकास होगा, पंखा चलने लगा, पंखा के बाद में कूलर बना, कूलर के बाद में एसी बन गई, एसी के बाद में देखो क्या बनता है। तो ये सुधार हो रहा है, परिष्कार हो रहा है, मरम्मतीकरण हो रहा है। तो ये ऐसे ही एक प्रकार चीज़ों का विकास होता है। तो वो सब संस्कृतियाँ होती हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृति का प्राचीन रूप समझते हैं कि भारतीय संस्कृति का प्राचीन स्वरूप कैसा था। ठीक है, प्राचीन नहीं, प्राचीन कर लें इसको थोड़ा सा, ये चा यहाँ पर कर लें और नहीं, एक मिनट,
चीन, यहाँ पर मतलब कि बड़ी मात्रा इधर कर लें, ठीक है। भारतीय संस्कृति जो है ये विश्व की, संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यह माना जाता है कि भारतीय संस्कृति यूनान की संस्कृति, रोम की संस्कृति, मिस्र की संस्कृति, सुमेरियन सभ्यता और चीन की संस्कृतियाँ जो हैं उन्हीं के समान प्राचीन हैं, उन्हीं के समकालीन हैं। यानी यूनान सभ्यता, रोम की सभ्यता, मिस्र सभ्यता, सुमेर सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये सब सभ्यताएँ हैं। और इसी दौरान सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा वगैरह की जो संस्कृति आप जानते हैं वो सब इसी दौरान की हैं, ठीक है। कई भारतीय विद्वान तो संस्कृति को विश्व की सर्वाधिक भारतीय मतलब सर्वाधिक प्राचीन मानते हैं, प्राचीन संस्कृति मानते हैं भारतीय संस्कृति को ही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये अपनी भारतीय संस्कृति है। थोड़ा सा और आगे चीज़ों को समझते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, भारतीय संस्कृति में हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करी गई। उदार चरित्रा नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक प्रकार से हम लोग हमेशा विश्व को एक प्रकार से कुटुंब के, परिवार सा, कुटुंब मतलब परिवार, एक परिवार का हिस्सा मानते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं। भारतीय संस्कृति का सर्वाधिक व्यवस्थित रूप हमें सर्वप्रथम वैदिक युग में प्राप्त होता है, यानी वेदों के समय। वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति अत्यंत उदात्त थी। उदात्त माने होता है नंबर एक, अव्वल दर्जे की। उदात्त माने होता है बहुत ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिटी की, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में एक प्रकार से ज़बरदस्त, वो होता है उदात्त शब्द। समन्वयवादी मतलब सभी को अपने आप में एक्सेप्ट करने वाली, समन्वय, तालमेल बैठा करके चलने वाली, समन्वयवादी। सशक्त, एकदम से स्ट्रिक्ट होती थी। दंड के प्रावधान भी थे, ठीक है। जीवंत, जीवंत मतलब हमेशा से एक प्रकार से कभी मरी नहीं, मतलब ये संस्कृति शुरू तो हुई, इसका पतन नहीं हुआ, ये लगातार एक प्रकार से चलती रही, जीवंत रही है। इसमें जिसमें जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एक प्रकार से वेद फॉलो करते हैं, यानी वेद एक प्रकार से साइंटिफिक वे में आगे बढ़ते हैं, तथा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का अद्भुत समन्वय आपको देखने को मिलेगा। भारतीय संस्कृति में सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये होती है कि भारतीय संस्कृति वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण दोनों एक प्रकार से दृष्टिकोण का मिला जुला स्वरूप होता है। इसीलिए आप देखते हैं वेदों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल विज्ञान उसको एक प्रकार से प्रैक्टिकल रूप से साबित कर रहा है, लेकिन वेदों में पहले चीज़ें बता दी गई हैं। आप अथर्ववेद पढ़ेंगे, आप सामवेद पढ़िए तो सामवेद में पूरा संगीत शास्त्र की पूरा का पूरा गणित दी गई है, ठीक है। आप यजुर्वेद पढ़ेंगे, कर्मकांड वगैरह के बारे में खूब ज़बरदस्त बताया गया है। आप एक प्रकार से पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, यजुर्वेद मतलब क्या बोलते हैं, ऋग्वेद, तो उसमें आपको तमाम प्रकार की चीज़ें मिलेंगी। नदियों के बारे में मिलेगा, जो नदियाँ आज भारत में बह रही हैं उन सभी नदियों का उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिल जाएगा। यानी भूगोल की जानकारी से लेकर के खगोल शास्त्र की जानकारी तक और इतिहास, समाज, सभी के बारे में जानकारी आपको वेदों से मिल जाती है। यानी वेद एक प्रकार से न केवल एक ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ, बल्कि वेद एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ग्रंथ का समन्वय है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये है सबसे पहली बात। दूसरा पॉइंट ये भारतीय संस्कृति की, ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। भारतीय विचारक जो रहे हैं आदिकाल से ही संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में मानते रहे हैं। इसका कारण ये है कि उनका उदार दृष्टिकोण, यानी भारतीय हमेशा उदार दृष्टिकोण है, दयावान है, साहसी होते हैं और क्षमाशील होते हैं, ठीक है। और एक नियम होता है, उसी नियम के अकॉर्डिंग युद्ध भी करते हैं, ठीक है। अगली बात, हमारे विचारकों की उदार चरित्रा नाम तू वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में गहरी आस्था रही है। वस्तुतः शारीरिक यानी फिजिकली, मानसिक मेंटली एंड आत्मिक यानी कि एक प्रकार से जो है स्वेल से यानी आत्मिक शक्तियों का विकास ही संस्कृति की कसौटी रही है। इस कसौटी पर भारतीय संस्कृति पूर्ण रूप से खरी उतरती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब भारतीय संस्कृति ज़बरदस्त संस्कृति है, उच्च क्वालिटी की संस्कृति है, उत्तम कोटि की संस्कृति है। इस संस्कृति के समान मेरे हिसाब से संसार की कोई संस्कृति भारतीय संस्कृति के समक्ष उतने सहजता से नहीं टिक पाएगी जितनी सहजता से भारतीय संस्कृति हर एक सिचुएशन में, हर एक समय में, और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है भारतीय संस्कृति, ठीक है। प्राचीन भारत में शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट के लिए व्यायाम किया जाता है, यम किया जाता है, नियम, प्राणायाम, आसन, ब्रह्मचर्य, इन तमाम प्रकार की चीज़ों का पालन किया जाता है। अष्टांग योग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अष्टांग योग की बात करते हैं। यम, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार, आस्ते, तमाम प्रकार की चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। अपने इंद्रियों को बस में करते हैं। तो इन सभी के द्वारा शरीर को पुष्ट किया जाता है। लोग दीर्घजीवी होते हैं। भारत के ऋषि मुनि आप देखेंगे कई वर्षों तक, 1000 वर्षों तक जीते रहे। चमन मुनि की आपने कथा सुनी होगी, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में चमन मुनि एक थे, उनकी कथा बड़ी फेमस है। चमन नाम के एक मुनि थे, सुकन्या नाम की एक कन्या हुआ करती थी। सुकन्या के पिताजी ययाति उनका नाम था, या श्रेयाति या ययाति, दो नाम मिलते हैं।
तो शरियाती या ययाति नाम के राजा थे, उनकी पुत्री थी सुकन्या, बड़ी सुंदर थी, बड़ी खूबसूरत थी। उनके एक प्रकार से, मैं अब सुंदरता का वर्णन भी भागवत में लिखा है, लेकिन मैं उनके सुंदरता का वर्णन अपने मुखार बिंदों से शायद नहीं कर पाऊंगा, वो इतनी सुंदर थी। ठीक है, तो इतनी सुंदरता जब एक प्रकार से उनके पास थी, तो भाई वो एक बार जंगल में राजा लोग एक प्रकार से पड़ाव डालते थे, जाते थे एक प्रकार शिकार खेलने या जो है पड़ाव डाल करके थोड़ा सा जानकारी लेने के लिए, पूरा का पूरा शहर घूमने के लिए। तो राजा के साथ जो है रानी और ये सब चली गई। सभी लोग जंगल में जाकर के रुके। उसी जंगल में चमन नाम के एक मुनि थे, वो तपस्या कर रहे थे। चमन नाम के मुनि इतने दिनों से तपस्या कर रहे थे लगातार कि एक प्रकार से वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से दिनों से तपस्या कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे, हड्डी हड्डी ही शरीर में बची थी। और जो है दीमक की एक प्रकार से, दीमक जो होते, दीमक महीन महीन कीड़े होते हैं, वो एक प्रकार से किसी भी चीज़ को मिट्टी में बदल देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। बोले तो क्या बोलते, तेरे को मिट्टी में मिला दूंगा, तो दीमक वही काम करता है, मिट्टी में बांबी बनाते, बांबी, दीमक की बांबी। तो उनके शरीर में दीमक लग गई, मतलब उनके शरीर में मिट्टी एक प्रकार से ऊपर से उनको शरीर ढक गया मिट्टी से। इतना दिन से तपस्या कर रहे थे, कठिन तपस्या, घोर तपस्या, चमन मुनि। तो सुकन्या और उनकी सहेलियां जो थीं, चूँकि लड़कियां थोड़ी सी चंचल स्वभाव की होती हैं, तो वो गई, खेलते खेलते पहुंच गई उधर। तो उधर देखी कि भाई बांबी है एक बड़ी सी ऊंची सी, उस पर मतलब अंदर मतलब बांबी, वो मिट्टी का ढेर दिखा, और वहीं से उनकी आंखें जो थीं वो चमक रही थीं। आंखें खोल करके तपस्या कर रहे थे महोदय, तो आंखें उनकी चमक रही थी जुगनू की भांति। इन्होंने, लड़कियों ने देखा, जो सुकन्या से कहा, अरे सुकन्या, देखती हो कितना सुंदर चमक रहा है, कितना अच्छा जुगनू है या कुछ है, चलते हैं देखते हैं क्या है। सखियों ने एक प्रकार से थोड़ा सा उसको कहा, सुकन्या को, चंचल स्वभाव स्त्रियों का, तुरंत गई। एक प्रकार से एक वहीं से कांटा पड़ा था, उसी कांटे को उठाया और आंख में एक प्रकार से उनके डाल दिया। अब जब सुकन्या ने ऐसा किया, चमन मुनि के आंखों से रुधिर की धारा बहने लगी। रुधिर मतलब खून, खून बहने लगा, और जोरों जोरों से चमन मुनि तड़पने लगी, चिल्लाने लगी। ठीक है, और जैसे ये आवाज़ सुनी, तुरंत जो है, जो सुकन्या वगैरह थीं, सखियाँ इनकी, ये डर के भागी। यहाँ पर आकर के एक दिन कुछ नहीं बताया घर में, मतलब कि यहाँ पर जहाँ पर इनका पड़ाव लगा था, राजा का टेंट वेंट लगा था, तो यहाँ पर कुछ बताया नहीं। फिर क्या हुआ, रात से ही, चूँकि चमन मुनि बहुत तपस्वी व्यक्ति थे, तो व्रथा ना जाए दो ब्रह्म रसबानी, अगर आप ब्राह्मण की बात करें और वो ब्राह्मण तपस्या करने वाला हो, अगर उसको आप कोई गलत कर्म या गलत एक प्रकार से पहुँचा देते हो या उसको हानि पहुँचा देते हो जाने अनजाने में, तो आपको उसका फल भोगना पड़ता है। ठीक है, चूँकि कहा गया है कि इंद्र कुलिस ममसूल विशाला, काल दंड हरिचक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सो जरई। ठीक है, ये होता है एक प्रकार से, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चौपाई को लिखा है। यानी कि अगर आप इंद्र कुलिस, यानी कि इंद्र के वज्र से, सूल, ममसूल विशाला, मम माने भगवान शंकर की बात हो रही है, सूल माने होता त्रिशूल। ठीक है, सूल विशाला, काल दंड, काल के दंड से, हरिचक्र कराला, भगवान विष्णु के सुदर्शन से व्यक्ति बच सकता है, उससे क्षमा हो सकती है, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से क्षमा नहीं हो सकती, वो थोड़ा कम जरूर हो सकता है। तो ये होता नहीं, राजा परीक्षित को भी ऐसे श्राप लग गया था। तो ये कहानी बड़ी लंबी है। तो ये एक प्रकार से चमन मुनि ने कुछ कहा नहीं, लेकिन इनके सभी के मलमूत्र जो है एकदम से रुक गए। अब एक दिन तक मलमूत्र रुका रहा, कुछ हुआ नहीं, तो सबको लगा कि भाई कोई दिक्कत होगी। तो उसके बाद में दवा ववा हुआ, वैद्य कोई सब साफ नहीं हुआ। फिर वैद्य लोगों ने या ऋषि मुनि, उनके मतलब कि एक ऋषि थे जो उनके मतलब ऋषि हुआ करते हैं हर एक राजा के पास, तो सलाह लेते, तो पूछा क्या हुआ बात है। लोगों ने मतलब तपस्या पूजा करी और देखा कि भाई क्या दिक्कत है। तो जब पूजा करी तो पता चला कि भाई ये आपने ऐसा किया। तो गए ढूंढते ढूंढते चमन मुनि के पास। राजा ने कहा कि हाँ गलती तो हुई है। तो चमन मुनि की जो पुत्री थी सुकन्या, उन्होंने कहा कि ठीक है गलती मुझसे हुई पिताजी, और इसीलिए पूरा राज्य जो है मेरे लिए दंड नहीं भोगेगा। मैं क्या करूँगी, मैं एक प्रकार से इनसे शादी कर लूँगी। वो एक प्रकार से लगभग बहुत दिनों के एक प्रकार से हो चुके थे, वृद्ध आतुर थे चमन मुनि, बहुत वृद्ध हो चुके, हड्डी शरीर में बची हुई थी। उनके साथ एक प्रकार से उनकी शादी हो जाती है। अब आप सोचो, उनके साथ उनकी शादी कर लेती सुकन्या। राजा एक प्रकार से रियायती नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी राजकाज के चक्कर में एक प्रकार से उनको वो करना पड़ता है। तो जब उन्होंने एक प्रकार से किया, शादी हो गई। उसके बाद में एक प्रकार से तमाम लंबी कथा है। फिर एक अश्विनी कुमार, दो एक प्रकार से राज्य वैद्य होते हैं। तो अश्विनी और कुमार नाम के दो राज्य वैद्य हैं। वो एक प्रकार से उन्होंने एक प्रकार से इनको फिर ताज़ा बनाया। और जो चमन मुनि के एक प्रकार से जो उनका वृद्धावस्था से युवावस्था में आए थे, तो एक प्रकार से उसी टाइटल पर एक चमनप्राश नाम का एक प्रकार से एक चीज़ चलता है। आप देखते हैं चमनप्राश, प्राश जो होता है वो वृद्ध लोग खाते हैं चमनप्राश, तो उससे थोड़ी ताजगी आती है। हालांकि इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो अष्टांग योग वगैरह तमाम प्रकार की चीज़ें करके तो शरीर हष्ट पुष्ट होता था, लोग दीर्घजीवी होते थे। आश्रम व्यवस्था एक प्रकार सबसे ज़बरदस्त संस्कृति की व्यवस्था रही है। या आश्रम व्यवस्था की अगर बात की जाए तो आश्रम व्यवस्था
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रही है किसी भी संस्कृति की। हालांकि आश्रम व्यवस्था की अगर बात करें तो आश्रम व्यवस्था जो है ये भारतीय संस्कृति की सबसे ज़बरदस्त चीज़ रही है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलें, तो यहाँ तक हो गई। अब आश्रम व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आश्रम व्यवस्था बेसिकली 4 प्रकार के आश्रम की बात भारतीय संस्कृति में करी गई है। पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा होता है आपका गृहस्थ आश्रम, तीसरा होता है आपका वानप्रस्थ और चौथा होता है संन्यास आश्रम। 100 वर्ष की अवस्था को एक व्यक्ति की आयु मान करके 25-25 साल में का एक आश्रम जो है वो बता दिया गया है, ठीक है। 25 साल का आपका ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें आप शिक्षा अध्ययन करते हैं, ठीक है। 25 साल जिसमें आपकी शादी होती है 25 साल बाद में, और आप गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं। 25 साल आप गृहस्थ आश्रम में जो आपने अनुभव किया और ब्रह्मचर्य आश्रम में जो आपने सीखा, इस अनुभव को आप बांटते हुए जंगल की ओर प्रस्थान करेंगे। बान माने होता है जंगल, प्रस्थ माने प्रस्थान करना, जंगल की ओर प्रस्थान करने को ही वानप्रस्थ कहते हैं। इसके बाद में बच्ची कुची उम्र जो 75 के बाद में बचती है उसमें आप क्या करते हैं, संन्यास ले लें और एक प्रकार से क्या करेंगे कि श्री राम जय जय राम, इस तरीके से आप जो है तमाम प्रकार के जो भी जैसा एक प्रकार से अपना भगवान का इष्ट हो वो अपने अपने हिसाब से काम करें। तो इस तरीके से कीजिए। आश्रम व्यवस्था का पालन करते हुए आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 जो हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन्हीं को एक प्रकार से क्या कहते हैं, एक शब्द में पुरुषार्थ बोलते हैं। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है, पुरुषार्थ क्या होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म मतलब होता है जो एक प्रकार से आचरण होता है, जो धर्म में बताए गए मार्ग हैं उन पर आपको चलना है, वो आपका धर्म होता है। अर्थ माने होता है क्या, अर्थ माने रुपया पैसा, धर्म में बताए हुए मार्ग पर चलते हुए आप रुपये पैसे कमाएं। और काम, काम माने होता है जीवन की समस्त इच्छाएं। काम में एक प्रकार से और भी तमाम से, काम में आपकी जीवन की सारी इच्छाएं समाहित होती हैं कि हमको ये कपड़ा पहनना, हमको ये करना है, हमको इस तरीके से। काम मतलब वही चीज़ें, मतलब सारी इच्छाएं आपकी जीवन की। तो वो आपकी इच्छाएं किससे पूर्ण होती हैं, अर्थ से, यानी कि आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी किससे, पैसे से। तो आपकी जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। वो पैसे कैसे कमाएं, धर्म के अकॉर्डिंग, आप जो धर्म में बताए गए मार्ग है उसमें जाकर के कमाएं, यानी कि आप गलत तरीके से पैसे ना कमाएं, उतना ही पैसे कमाएं जितना आपके लिए ज़रूरी हो, ठीक है। तो ये धर्म, अर्थ, काम, और जब ये तीनों आप सही तरीके से सामंजस्य कर लेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष मतलब क्या होता है, यानी मनुष्य का जीवन जो है, कहा जाता है हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार कि 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद में आपको मनुष्य शरीर मिला है। ऐसे में आपको एक प्रकार से मोक्ष मिल जाएगा, तो आपको विभिन्न योनियों में भ्रमण नहीं करना पड़ेगा, आप एक प्रकार से स्वर्ग चले जाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये होते हैं पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ प्राप्ति भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र रहा है। अगर मोक्ष प्राप्त जिस व्यक्ति को हो जाता है, माना जाता है कि भाई वो एक प्रकार से व्यक्ति ठीक ठाक है, या उसने अच्छे तरीके से अपने हर एक चीज़ को मैनेज किया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्राचीन भारत में धर्म, दर्शन, शास्त्र, कला, शिक्षा, राजनीति, इन सभी की बात की जाए, प्राचीन भारत में धर्म, दर्शन, शास्त्र, विद्या, कला, साहित्य और राजनीति, समाजशास्त्र इत्यादि में भारतीय संस्कृति के सच्चे स्वरूप को देखा जा सकता है। यानी कई प्रकार के सब्जेक्ट जो होंगे, शिक्षा, कला, साहित्य, सब आपको प्राचीन संस्कृति में मिलेंगे। प्राचीन संस्कृति में मानव संस्कृति के बारे में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए, मानव संस्कृति ऐसे सिद्धांतों पर आश्रित होती है जो प्राचीन होते हुए भी नए होते हैं। ये सिद्धांत किसी देश या जाति के लिए नहीं, अपितु समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए होते हैं। इस दृष्टि से भारतीय संस्कृति को सच्चे अर्थों में मानव संस्कृति कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति मनुष्य के डेवलपमेंट की बात करती है और मनुष्य के एक प्रकार से उत्थान की बात करती है, मनुष्य के क्वालिटी में परिवर्तन की बात करती है, मनुष्य के क्वालिटी में एक प्रकार से बढ़ोतरी की बात करती है, वो है भारतीय संस्कृति। मानवता के सिद्धांतों पर स्थित होने के कारण से भारतीय संस्कृति के तमाम आयामों के बावजूद भी एक प्रकार से यह संस्कृति अपने अस्तित्व को सुरक्षित, मतलब कि तमाम आघात हुए इस संस्कृति पर, तमाम आक्रमण हुए, फिर भी चूंकि ये मानवीय संस्कृति, तो ये संस्कृति कभी लोप नहीं हुई। मतलब चाहे हूण आए, यमन आए, एक प्रकार से मुस्लिम्स आए, अंग्रेज आए, सभी लोगों ने संस्कृति को नष्ट करना चाहा, लेकिन संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाए और हमारी संस्कृति से बहुत कुछ सीख करके गए, ठीक है। तो इसके लिए इसका अस्तित्व सुरक्षित इसलिए रहा चूँकि ये अपने आप में संपूर्ण थी और एक प्रकार से मानवता से रिलेटेड थी। यूनानी आए, पर्शियन आए, शक आए, तमाम विदेशी जातियों के हमले हुए लगातार, मुगलों और अंग्रेजी साम्राज्य के आघातों के बीच यह संस्कृति नष्ट नहीं हुई, अपितु प्राणशीलता के अपने स्वभावगत गुण के कारण से अधिक पुष्ट और समृद्ध होती चली गई। सभी को, मतलब जो अच्छाइयाँ थी उन लोगों में, उन अच्छाइयों को एक्सेप्ट भी किया और जो बुराइयाँ थी उनको एक प्रकार से नेगलेक्ट भी किया। ऐसी संस्कृति रही है अपनी संस्कृति। भारतीय संस्कृति का वर्तमान स्वरूप थोड़ा समझ लेते हैं और क्या महत्व है भारतीय संस्कृति का, इसको भी जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। भारतीय संस्कृति का वर्तमान स्वरूप और महत्व।
देखिए, भारतीय संस्कृति का नूतन माने नया आयाम ब्रिटिश साम्राज्य की नींव के साथ प्रारंभ हुआ। यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य जब आया तो यहाँ से नई संस्कृति में थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ। इस काल में सभ्यता ने संस्कृति को दबाने की चेष्टा करी, अतः संस्कृति का यथार्थ स्वरूप उभर नहीं सका। यहाँ पर सभ्यता एक प्रकार सिविलाइजेशन तो आई, लेकिन संस्कृति का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। यहाँ पर सभ्यता का विकास जरूर हुआ। इसके अलावा इस युग में सामाजिक आचार विचार पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यानी पश्चिमी मतलब पश्चिम के देश में जो चीज़ें होती थी, जो कि पश्चिम से ही अंग्रेज लोग आए थे, तो अपने देश की संस्कृति को यहाँ पर थोपने का प्रयास लगातार कर रहे थे। संयुक्त कुटुंब प्रथा के स्थान पर परिवारों का पृथक्करण होने लगा, क्योंकि अपने यहाँ पर जो है संयुक्त कुटुंब परिवार था। संयुक्त कुटुंब परिवार मतलब जॉइंट फैमिली थी। फिर क्या हुआ, एकाकी परिवार में बनने लगा। माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे ही एक प्रकार से एक परिवार का हिस्सा होने लगे। आजकल आप देख रहे हैं बहुत जल्दी बंटवारा हो जा रहा है। पहले एक प्रकार से चाचा चाची, बड़के पापा, बड़की मम्मी, ये सब होते थे और बड़ा सा परिवार होता था। कभी 40-45 लोग एक घर में रहते थे। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत ने धर्म को पीछे धकेल दिया। विज्ञान ने ज्ञान के अपेक्षित स्वरूप ही अपेक्षा कर दी और भौतिकवाद उभर करके सामने आया है वर्तमान में। और भारतीयों का सांस्कृतिक दृष्टिकोण अपने मूल लक्ष्य से आजकल तो भटक गया है। आज हम एक प्रकार से जो विश्वगुरु कहलाने वाले देश थे, आज हम एक प्रकार से ऐसे मार्ग पर चले गए हैं जो मार्ग कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि वो एक प्रकार से अपने से जुड़ा एक प्रकार से नहीं रह गया है। हम आज जो करते हैं वो पश्चिम के देशों का देख करके करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति, सबसे डेवलप संस्कृति हमारी ही रही है। पहले समय काल में हमारी संस्कृति हर एक संस्कृति की जननी रही है, फिर भी हम एक प्रकार से दूसरे की संस्कृति में लिपटे रहे। इसके अलावा आधुनिकतावाद की अवधारणा का समाज में आना आसान हो गया। वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण के मध्य गहरा संबंध हो गया। जब भारतीय संस्कृति का स्वरूप आधुनिक हो गया, तब निश्चित दिशा में होने वाले परिवर्तन भी दिखाई देने लगे और इस तरीके से लगातार एक प्रकार से भारतीय संस्कृति में वर्तमान में मतलब वो एक प्रकार से परिवर्तन होता दिखाई दिया। आधुनिकता की जड़ें यूरोपीय पुनर्जागरण से जुड़ी हुई हैं। यूरोपीय पुनर्जागरण में नए नए अन्वेषण हुए। नए अन्वेषण माने खोज, आविष्कार तमाम सारे हुए। धर्म और दर्शन का नया संस्करण सामने एक प्रकार से आने लगा। लोग एक प्रकार से धर्म की जो रूढ़ियाँ थी उनको मानने से इनकार करने लगे। धर्म में एक प्रकार से जो रहस्य थे उस रहस्यों का पर्दाफाश होने लगा। इस तरीके से लोग एक प्रकार से लोगों का कुछ धर्म से विश्वास उठने लगा। कुछ लोग नास्तिक भी होने लगे, यही कारण है। महिला को उचित स्थान मिलने लगा, क्योंकि महिलाओं को पहले दबाया गया, महिलाओं को हमेशा नीचे रखा गया, इसीलिए अब महिलाओं को एक प्रकार से उचित स्थान मिलने लगा। बदली हुई संस्कृति में महिलाओं के प्रति सोच बदली। अब उसे सशक्तिकरण की ओर ले जाने के प्रयास लगातार भारतीय सरकार या अन्य सरकारों के द्वारा किए जाते हैं। कई आंदोलन और कई चर्चाओं का सहारा भी महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए किए गए। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे महिला जो रही हैं, एक प्रकार से उनके उत्थान के लिए कई काम किए गए। महिलाओं ने हमेशा एक प्रकार से जो दबाव सहा है, वो दबाव आजकल ख़त्म हुआ है। इस प्रकार सांस्कृतिक, मानवतावादी और व्यक्तिवादी स्वरूप देखने को मिलता है आजकल भारतीय संस्कृति का। इसके अलावा मानव के विकासशील और सृजनात्मक स्वभाव पर बल देते हुए धर्म और तर्क विज्ञान एवं धर्म का ही नहीं बल्कि प्राच्य और पाश्चात्य, प्राच्य माने प्राचीन, मतलब प्राच्य माने अपने यहाँ का प्राचीन और पाश्चात्य माने पश्चिम के देशों का, उन दोनों विचारधाराओं के समन्वय का प्रयास किया गया। मतलब कि प्राचीन सभ्यता और अपनी भारतीय संस्कृति दोनों का मिला जुला स्वरूप आजकल हमको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा संस्कृति के नए स्वरूप में गाँवों की संस्कृति को छोड़ करके शहरीकरण भी देखा गया है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। शहरीकरण से पलायन भी देखा गया। इस प्रकार लोग पुरानी संस्कृति को छोड़ करके आधुनिक संस्कृति को अपनाने लगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। आगे थोड़ा सा और पॉइंट को समझ लेते हैं। ठीक है, निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं महोदय कि यह स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि भारत में कभी भी एक ही संस्कृति पूर्ण रूप से व्याप्त नहीं रही और ना ही शायद किसी भी बड़े प्रदेश में कभी एक ही संस्कृति रही है। इस देश में आध्यात्मिक संस्कृति की प्रमुखता रही है, अतः संस्कृति में बदलाव निरंतर होता रहा है। ये एक प्रकार से ध्यान रखेंगे। यानी भारतीय संस्कृति ना केवल एक प्रकार से बदली है, बल्कि भारतीय संस्कृति का स्वरूप हमेशा एक सा नहीं रहा है। हमेशा एक प्रकार से जो भी एक प्रकार से इसको अच्छा लगा उसको एक्सेप्ट जरूर किया भारतीय संस्कृति ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा यहीं पर। ठीक है, अगर आपको एक प्रकार से कोर्स लेना है हिंदी साहित्य का या एक प्रकार से ये इतिहास का ही कोर्स लेना है, देखिए हिंदी अगर आपका सब्जेक्ट है तो हिंदी सब्जेक्ट का कोर्स लॉन्च किया गया, उसका ग्रुप बना दिया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपके लिए कोर्स है हिंदी का। हिंदी का कोर्स में आपको एक प्रकार से सबसे पहली बात क्या मिलेंगे, पहली बात इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे।
वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे खूब। देखिए 6-7 क्लास हो चुकी है। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स के बाद में आपको क्या मिलेंगे, और भी सारे चैप्टर्स की वीडियो मिलेगी। तो हिंदी में आपको हिंदी काव्य पढ़ना है, हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य सब एक ही है, इसको लेकर के परेशान ना हो। हर एक सेमेस्टर में आपका सिलेबस जो होगा वो चेंज होगा। तो पहले सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो हिंदी काव्य का है, हिंदी काव्य आपको इसमें पढ़ना है। सेकंड सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको हिंदी गद्य पढ़ना पड़ेगा, तो हिंदी गद्य का भी सिलेबस लॉन्च किया गया है। तो कहीं ना कहीं पे आपको मात्र कोर्स जो मिलेगा भी उसमें वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको उनकी वीडियो के PDF नोट्स मिलेंगे। हिंदी के साथ साथ आपको इसे हिस्ट्री की भी क्लास हुई है, मेडिवल हिस्ट्री की, इसका भी जो चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 1 का एक प्रकार से जो मटेरियल होगा वो भी आपको हिंदी वाले ग्रुप में मिल जाएगा। तो अगर आपका हिस्ट्री भी है और एक प्रकार से और भी 2 सब्जेक्ट हैं, आपका को करिकुलर का जो एक प्रकार से कोर्स होता है, को करिकुलर का जो सब्जेक्ट आपका है, तो को करिकुलर वाला सब्जेक्ट जो है उसका भी एक प्रकार से आपको मिल जाएगा। यानी कहीं पर आपको कुछ भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध होंगी। इसके अलावा आपको एक प्रकार से मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है, आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है। मॉडल पेपर के साथ साथ आपको मैराथन क्लास भी मिलेगी, मैराथन क्लास जिसमें एक प्रकार से आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये सब आपको मात्र कितने रुपए में मिलेंगे भाई? कोर्स की जो प्राइस रखी गई है मात्र और मात्र 100 रुपीज़ रखी गई है। 100 रुपये में एक प्रकार से आप संपूर्ण कोर्स पढ़ सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस SMS कर देना है। कहाँ पर भैया? SMS कर देना है 91 61 93 60 62, ये एक प्रकार से मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर एक प्रकार से आपको SMS करना है और कहना कि सर जी हमको हिंदी साहित्य BA फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। अगर आपका हिंदी साहित्य है या कोई भी सब्जेक्ट है तो आप कोर्स ले सकते हैं, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। और आप सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप डायरेक्टली हमसे पर्सनली जुड़ पाएंगे और आप हमारे गाइडेंस में होकर के आप BA एक प्रकार से पढ़ेंगे। और BA के साथ साथ UPSC वगैरह TGT PGT की तैयारी आपको आगे चल करके करनी है, तो उन सभी की गाइडेंस भी थोड़ा बहुत मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। क्या करेंगे, कौन सी नौकरी मिलेगी, इसको लेकर के मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। हमारा दूसरा चैनल है वो इसी पर फोकस है, को करिकुलर मास्टर, ठीक है। तो को करिकुलर मास्टर चैनल को एक प्रकार से आप सब्सक्राइब करें। वहां पर एक प्रकार से आपको को करिकुलर की परीक्षाओं से रिलेटेड तमाम सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ये दूसरा चैनल है हमारा। इसमें अच्छा फर्स्ट सेमेस्टर में आपको को करिकुलर जो पढ़ना है इसकी भी PDF आपको मिलेगी, जिसमें आपको पढ़ना है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में, ठीक है। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में आपको पढ़ना है। ये एक प्रकार से इसका भी PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। तो अभी एक प्रकार से कोर्स लेने के लिए फटाफट से आप इस पर SMS करें 91 193 60 पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको एक प्रकार से बहुत इन्फॉर्मेशन और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से चीज़ों को मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलें ये थोड़ा सा आपका छोटा टॉपिक, आपका दूसरा वाला टॉपिक जो दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ना था। बाकी मैं और इसके बाद में और चैप्टर्स आपके बताऊंगा। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए अब भारतीय संस्कृति वगैरह हमने समझ ली, प्राचीन भारतीय संस्कृति वगैरह। भारतीय परंपरा क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। परंपरा का अर्थ होता है बिना व्यवधान के श्रृंखला रूप में जारी रहना। परंपरा जो होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विश्वासों और रीति रिवाजों के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। यानी कि जब हमारे एक पीढ़ी से हमारे बाप दादा जो विश्वास करते थे, जिस भगवान की पूजा करते थे हम भी उस भगवान की पूजा करते हैं, वो जिन रीति रिवाजों का पालन करते थे हम भी उन रीति रिवाजों का एक प्रकार से पालन करते हैं। तो जब उन्हीं रीति रिवाजों का, विश्वासों का क्या होता है, हस्तांतरण होता है, तो उसी को एक प्रकार से परंपरा कहा जाता है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को ध्यान में रख करके हमारे पूर्वजों ने त्यौहार, पर्व, उत्सव, मेले, ठीक है, यात्रा इत्यादि के आयोजन की परंपरा शुरुआत से करी है। मौर्य काल में चोल, मुगल काल हो गया, ब्रिटिश साम्राज्य हो गया, इन सभी के समय तक भारत हमारे से ही अपनी अतिथि परंपरा के लिए मशहूर रहा है। भारत में अतिथि देवो भव की बात करी गई है। तो कहीं ना कहीं परंपरा जो भारत की रही है वो परंपरा एक प्रकार से जो रही है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रही है। आइए थोड़ी सी परंपराओं के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। देखें, भारतीय परंपरा सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान बनी और आगे चल करके वैदिक युग में विकसित होती है। उसके साथ ही जो है पड़ोसी देशों के रिवाज, परंपराओं और विचारों का समावेश भी भारतीय संस्कृति में धीरे धीरे होता रहा। जो चीज़ें भारत की मतलब बाहरी देशों से आई वो अच्छी लगी, उनको भारतीय संस्कृति ने एक्सेप्ट किया अपने आप में, ठीक है। भारत कई धार्मिक प्रणालियों जैसे कि हिंदू, जैन, मुस्लिम, बुद्ध, सिख आदि का जनक रहा है। इस मिश्रण से भारत में विभिन्न परंपराओं का उदय हुआ है, ठीक है। अब देखिए भारत में चूंकि हिंदू समाज शुरुआत से रहा, उसके बाद में फिर जैन, फिर बौद्ध, उसके बाद में मुस्लिम, फिर सिख, ये सब धर्म एक प्रकार से, तो भारत में तमाम प्रकार के धर्म का विकास हुआ।
भारतीय जातिगत परंपरा जो रही उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, भारतीय सामाजिक व्यवस्था के मुख्य लक्षण जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, ग्रामीण पंचायत तथा ग्रामीण जनतंत्र एक प्रकार से ये सब संस्थाएं रही हैं। ये वे संस्थाएं हैं जो जाति व्यवस्था भारतीय परंपरा में मतलब सामाजिक स्तरीकरण का आधार रहा शुरुआत से। और एक प्रकार से आप देखेंगे जाति व्यवस्था के आधार पर ही समाज में उच्च और नीच की बात करी गई। जैसे कुछ जातियां ऊंची मानी जाती हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब जातियां ऊंची मानी जाती हैं, शूद्र जातियां थोड़ा सा नीची मानी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देख रहे होंगे कि जो वर्ण व्यवस्था थी, जो कर्म पर आधारित थी, वही वर्ण व्यवस्था आगे चल करके जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाती है और जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित हो जाती है। देखिए, वर्ण व्यवस्था जाति पर आधारित नहीं थी, कर मतलब कि वो थी, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे विकास होता है और चीज़ें बदल जाती हैं। स्तरीकरण रहा है, स्तरीकरण मतलब कि समाज में स्तर, जो समाज में आपका स्तर फिक्स होगा, तो वो एक प्रकार से आपका जाति डिसाइड करेगी कि आप कितने, आपकी रिस्पेक्ट होगी जाति। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, मेरा नाम शिवम शुक्ला है, मेरा गांव लगभग 45 घर का एक प्रकार से ब्राह्मणों का एक प्रकार से गांव रहा है। अब मैं जब भी बाहर निकलता, चूँकि मैं शुक्ला हूँ, चूँकि मैं ब्राह्मण हूँ, इसीलिए जब मैं गांव में निकलता हूँ तो एक प्रकार से लोग जो वृद्ध हैं, जैसे कि यादव जी हैं, मौर्य जी हमारे गांव में हैं, हरिजन समाज के लोग हैं, जो है ठाकुर बिरादरी कुछ हैं, यानी जो क्षत्रिय होते हैं, तो वो सब जब मैं निकलता हूँ बाहर, तो शुरुआत से चूँकि मैं पुरोहिती भी करता आ रहा हूँ, मतलब कि जैसे कि कथा भागवत की बात हुई तो मेरे पिताजी, चूँकि मेरे खानदान में ही सब परंपराएँ चली आ रही, तो चूँकि पिताजी के साथ मैं भी जाता था, ठीक है। चूँकि पहले एक प्रकार से जब जो है रुपया पैसा की मतलब दिक्कत क्या, लगभग खाना खर्चा चलता ही था, तो उसमें एक प्रकार से कथा वथा बाजने चले जाते थे, तो कुछ मिल जाता था सीधा पानी, तो उससे गुजारा बसारा हम लोगों का होता था। पिता पूरी परंपरा हमारी यही रही, हमारे दादाजी भी यही पुरोहिती करते थे जा करके। तो इससे क्या होता है कि अपना खाना खर्चा चलता रहता है, सीधा मिल गया या फिर रुपये पैसे कुछ मिल गए, तो उससे काम चलता रहता था। अभी भी एक प्रकार से मैं जाता हूँ, ऐसी बात नहीं कि अभी मैं नहीं जाता हूँ एक प्रकार से पुरोहिती करने, मुझे समय मिलता है और जहाँ पर एक प्रकार से लोग बुलाते हैं प्रेम से, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। क्योंकि जो है भाव कुभाव अलग आलस हूँ, भाव से अगर कोई व्यक्ति बुलाता है, मैं वहाँ पर हमेशा पहुँचता हूँ, ठीक है। तो बात यह है कि जब भी मैं निकलता हूँ बाहर, तो जो लोग अन्य समुदाय के या अन्य जाति के होते हैं, वो चूँकि मुझे प्रणाम करते हैं, चूँकि मैं ब्राह्मण हूँ। हालांकि मेरे कर्म भी ब्राह्मण जैसे हैं, इसीलिए मुझे ज़्यादा एक प्रकार से लोग रिस्पेक्ट देते हैं। मैं बाहर निकलता हूँ, लोग भैया पाए लगी, भैया पाए लगी, शुक्ला जी प्रणाम, इस तरीके से अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। कहीं रुक जाओ, कहीं बोलने लगो, कोई कथा वथा सुनाने लगो, तो लोग और एक्सेप्ट करने लगते हैं। अच्छा, जब से यूट्यूब चैनल पर एक प्रकार से चैनल फेमस हुआ है, या चैनल एक प्रकार से आप लोगों ने बढ़ाया, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़े हैं, थोड़ा रुपये पैसे भी यूट्यूब से आने लगे, तब से एक प्रकार से थोड़ी रिस्पेक्ट और बढ़ गई है। तो कर्म के अकॉर्डिंग आजकल एक दो प्रकार की संस्कृतियां होती। अर्जित संस्कृति, अर्जित क्या है, जो मैंने यूट्यूब से एक प्रकार से बनाई या मैंने जो कर्म किया, पूजा पाठ करवाया, वो अर्जित है। प्रदत्त क्या है कि मेरे पिताजी का जो टाइटल है शुक्ला, वो मेरे पीछे लगा, ये मेरी प्रदत्त है, यानी कि मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, इसीलिए लोग मुझे प्रणाम करते हैं। ये एक प्रकार से मेरी अर्जित मतलब प्रदत्त हुई परिस्थिति, ठीक है। तो यही सामाजिक स्तरीकरण फिक्स करती है। जाति से परंपरागत व्यवसाय निहित होते हैं, जिससे जाति के आधार पर सामाजिक संरचना और अस्थायी बन जाती है, और जाति में एक प्रकार से इस जाति के लोग ये करेंगे, ऐसा डिसाइड होता है पहले से। भारतीय विवाह पद्धति की परंपरा भी भारत में रही। भारतीय विवाह, भारत में हमारे पास विरासत का जीवन पैटर्न, मतलब कि विरासत का जीवन पैटर्न व पद्धतियों के आधार पर अपार भंडार है भारत में। चूँकि आप देखते हैं भारत में विवाह की बात की जाए तो विवाह कई प्रकार के हैं। जैसे विवाह के अवसर पर आप देखते हैं परंपरा के अनुसार विवाह संस्कार संपन्न करके अपनी अपनी परंपरा के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। और बड़ी ज़बरदस्त भारतीय जो विवाह प्रणाली है, अगर आप भारतीय सिस्टम से विवाह करवाएं, इतना ज़बरदस्त प्रणाली है, मेरे नज़र में और किसी विवाह की पद्धति में इतना ज़बरदस्त प्रणाली नहीं आई है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। भारतीय आर्थिक व्यवस्था की अगर बात करें तो ये देखें परंपरा कैसी रही। भारतीय परंपरा का आर्थिक व्यवसाय मतलब आर्थिक व्यवस्था यंत्रों व गृहों उद्योगों पर आधारित थी, जिसमें मुद्रा का महत्व कम था। अधिकतर विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज, यानी कि जैसे हमारे पास गेहूं हुआ तो हम आपको गेहूं दे देंगे, आपके पास चावल है तो आप हमको चावल दे दीजिए। तो चावल और गेहूं में क्या कर दिया हमने, हर एक प्रकार से बदलाव कर लिया। तो ये हो गई विनिमय परंपरा, ठीक है। विनिमय मतलब आदान प्रदान करना। तो विनिमय वस्तुओं की अदला बदली के रूप में होता था। औद्योगिकरण के उपरांत, यानी जब उद्योगों का विकास हुआ, भारतीय समाज परंपरागत व्यवस्था बिल्कुल विपरीत होता गया। भारतीय समाज जो प्राचीन व्यवस्था थी वो बदलती गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तेज प्रगति से या प्रोग्रेस से औद्योगिक अर्थ व्यवस्था के साथ साथ राष्ट्रवाद, लौकिकवाद, सामाजिक गतिशीलता, व्यापक शिक्षा, अनुसंधान यानी कि खोजबीन में, रिसर्च में प्रगति हुई। ये एक प्रकार से, तो ये सब एक प्रकार से समाज में बदलने का या समाज बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। इसके बाद भारतीय संस्कृत
परंपरा लगभग 1400 बोलियों तथा औपचारिक रूप से 22 भाषाएं, विविध धर्म मतलब कई प्रकार के धर्म, भारत में 22 भाषाएं लगभग है, 1400 बोलियां बोली जाती हैं, 22 औपचारिक रूप से भाई चूँकि 22 भाषाएं भारतीय संविधान में शामिल करी गई हैं, ठीक है। तो वो 22 भाषाएं, 1400 बोलियाँ, कई प्रकार के धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, सब कला, तमाम सारी वास्तुकला, घर बनाने की व्यवस्था, साहित्य, संगीत, नृत्य की तमाम शैलियाँ, भारत में विविधता में एकता एक प्रकार से रही है और अखंडित स्वरूप वाले सबसे बड़े प्रजातंत्र का प्रतिनिधित्व करती है भारतीय परंपरा। तो भारत की परंपरा एक प्रकार से यूं ही नहीं फेमस है पूरे संसार में। भारतीय लोग एक प्रकार से परंपरा, भारत की परंपरा सबसे बेस्ट परंपरा, सबसे ज़बरदस्त परंपरा रही है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 या 2 के बारे में समझ लिया। चैप्टर नंबर 2 और 3 में हम आगे चल करके विभिन्न जो भारतीय इतिहासकार हैं उन भारतीय इतिहासकारों के बारे में जानेंगे जिन्होंने एक प्रकार से इतिहास में योगदान दिया है, उनके बारे में हम समझ लेंगे। जैसे भारतीय इतिहासकारों में आपके कुछ इतिहासकारों की अगर मैं बात बताऊं तो कुछ जैसे इतिहासकार में हम लोग चर्चा करेंगे किन इतिहासकारों के बारे में भाई हम लोग चर्चा करेंगे भाई प्रमुख इतिहासकारों के बारे में, जिसमें आपके कई इतिहासकार बेसिकली शामिल है। जैसे कि कल्हड़ के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। इतिहासकारों में आपके कल्हड़ शामिल हैं, ठीक है। कल्हड़ के अलावा आपके ठीक है आर सी मजूमदार, जगन्नाथ सरकार, बी डी सावरकर, के पी जायसवाल, इन सभी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसमें और भारतीय जो विद्या पद्धति है उसके बारे में भी हम अगले चैप्टर, यानी 2 चैप्टर आज मैंने समाप्त किया और 2 चैप्टर कल समाप्त कर दूंगा। छोटे छोटे चैप्टर हैं, उसके बाद में फिर एक प्रकार से 2 चैप्टर कल मैं जो समाप्त करूंगा मतलब कि अगली वीडियो में, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे लगभग 30-35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने तैयार किए हैं, वो भी आपको मैं बता दूंगा, डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।